हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, आपका टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे ये 6 लेक्चर है और हम आज आगे इसको देखते हैं। सर्वोपरि लाइन के चालक का प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो, किसी वैद्युत परिपथ में इकाई एम्पियर की धारा, जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा, उसमें इकाई एम्पियर की क्या बह रही है, धारा फ्लो हो रही है। परिवर्तन पर परिवर्तित ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा उस परिपथ का प्रेरकत्व कहलाता है। इसे एल से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। देखो, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी है। इसीलिए किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखो, प्रेरकत्व एल बराबर ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, बट्टे प्रवाहित प्रभावित वैद्युत धारा। ठीक है, देखो, एल बराबर एन गुणा फाई बट्टे आई, वेबर टन प्रति एम्पियर। तो इसका मतलब क्या होता है, हेनरी। देखो, विदित है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरकत्व प्रभाव परिवर्तनीय चुंबकीय फ्लक्स द्वारा उत्पन्न होता है और स्थिर फ्लक्स द्वारा किसी प्रकार का प्रेरण प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए डीसी परिपथ में स्थिर धारा में उत्पन्न स्थिर चुंबकीय फ्लक्स के कारण किसी प्रकार का प्रेरण प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। देखो, डीसी में क्या होता है, फ्लक्स तो उत्पन्न होता है बशर्ते वो बढ़ता घटता नहीं है। डीसी में क्या होता है, फ्लक्स तो बनता है, प्रेरकत्व तो बनता है, बशर्ते वो बढ़ता घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और ये किस में बढ़ता घटता है, सिर्फ हमारा एसी में। ठीक है, इसमें ये बात दर्शाई गई है। केवल परिपथ के खोलने तथा बंद करने के समय स्विचिंग पीरियड में ही करंट परिवर्तन के परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के कारण, देखो क्या बोल रहा है, या तो सर्किट खोलते समय या फिर बंद करते समय स्विचिंग पीरियड के धारा परिवर्तन से परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के कारण आंशिक प्रेरण संभव होता है। ठीक है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में परिवर्तनीय धारा से परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरण प्रभाव उत्पन्न होता है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा लाइन परिपथ के चालक का प्रेरकत्व ज्ञात करना आवश्यक होता है। देखो, ये फिगर है एक हमारा, एकल चालक का आंतरिक बाह्य एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स फाई। ठीक है, अब बात करते हैं एकल चालक का आंतरिक एवं बाह्य चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी प्रति वेबर प्रति वर्ग मीटर। देखो, ये कोई हमारा बीच वाला जो क्या है, कंडक्टर है, जिधर ये मैंने पॉइंट रखा है, ये कंडक्टर, और इसके और पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ऐसे ही ये है हमारा कंडक्टर, तो इसके और पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बह रहा है, ये ऐसे। ठीक है, अब बात है इसमें। अब देखो, 2.2 के ए में ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, एक धारावाही चालक लाइन के चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र क्या किया है, प्रदर्शित किया गया है, जो कि चालक के केंद्र से बाहर की ओर वृत्ताकार तरंगों की तरह फैलता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में प्रभावित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। इस प्रकार लाइन चालक में कुल प्रेरकत्व दो माध्यमों में स्थापित निम्न चुंबकीय फ्लक्सों के कारण होता है। देखो, आंतरिक फ्लक्स के कारण, बाह्य फ्लक्स के कारण, ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स और ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स। एक तो होता है कंडक्टर के अंदर और एक होता है कंडक्टर के बाहर। बात आई सभी को समझ में? ये दो टाइप के फ्लक्स होते हैं। और ये हमारा क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये इससे आगे क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। क्या है ये, न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में तुम्हें जैसी क्लास आगे चलेंगी तो मैं आगे उस पर कराऊँगा बोर्ड पे। ठीक है, देखो अब मैं इसके आगे बढ़ाता हूँ। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टेंस, लाइन प्राचल प्रेरकत्व का महत्व। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो, किसी भी प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन के प्रेरकत्व के प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता। देखो, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के प्रेरकत्व इंडक्टेंस के प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। ठीक है, प्रेरकत्व के कारण संचरण लाइनों में अग्रलिखित घटक प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब देखो, नंबर पहला पॉइंट है हमारा, प्रेरकत्व के कारण लाइन में धनात्मक प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रेजिस्टेंस की उत्पत्ति होती है, जो लाइन की प्रतिबाधा इम्पीडेंस को बढ़ाता है। देखो, ये बोल रहा है प्रेरकत्व के कारण लाइनों में पॉजिटिव प्रेरकीय इंडक्टिव रिएक्टेंस की उत्पत्ति होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की उत्पत्ति होती है, जो लाइन की प्रतिबाधा इम्पीडेंस को बढ़ाता है। बात है समझ में, इम्पीडेंस जेड क्या होता है, जेड होता है इम्पीडेंस। अब देखो, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, प्रेरकत्व के कारण लाइन का पावर फैक्टर घटता है। पावर फैक्टर बराबर शक्ति गुणक बराबर cos फाई बराबर आर अपॉन जेड होता है। ये क्या होता है, आर अपॉन जेड होता है। आर जू का तू, देखो जेड क्या है, इम्पीडेंस, जेड क्या है, इम्पीडेंस अपॉन आर अपॉन जेड रेजिस्टेंस बट्टे इम्पीडेंस बट्टे, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, प्रेरकत्व के प्रभाव से शक्ति गुणक पश्चगामी हो जाते हैं। देखो, इंडक्टेंस के कारण पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लैग हो जाता है, पश्चगामी। एक होता है पश्चगामी, एक होता है अग्रगामी। पश्चगामी होता है लैगिंग पीछे और अग्रगामी होता है आगे। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, प्रेरकत्व के कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप जेड आई ड्रॉप बढ़ता है। देखो, इंडक्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा इंडक्टेंस क्या होगा, इम्पीडेंस जेड आई वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो, प्रेरकत्व के कारण लाइन के सेंडिंग सिरे की अपेक्षा लाइन के अभिग्राह सिरे पर सदैव लो वोल्टेज प्राप्त होती है। देखो, सेंडिंग एंड की अपेक्षा रिसीविंग एंड पर क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है हमारी, कम प्राप्त होती है। ठीक है, लो प्राप्त होती है, सदैव लो प्राप्त निम्न वोल्टता प्राप्त होती है, लो वोल्टेज क्या होती है, प्राप्त होती है। देखो, छठा पॉइंट, प्रेरकत्व के कारण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है, अर्थात अनसेटिस्फैक्ट्री स्थिति प्राप्त होती है। देखो, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमें क्या होगी, एबनॉर्मलिटी क्या होगी, असंतोषजनक क्या होगी, स्थिति प्राप्त होगी। देखो, जैसे हमें कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसमें क्या, हमें ज़रूरी नहीं है फ़ायदा ही हो, हमें उससे नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। देखो, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेरक, देखो सातवां पॉइंट है इसका, इसी पॉइंट का, प्रेरकत्व के कारण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होता है, धनात्मक रहता है। बात सही है, कोई बात नहीं है। प्रेरकत्व के कारण लाइन में विद्युत लॉसेस शून्य होती हैं, बिल्कुल। देखो, पावर लॉसेस क्या होती हैं इसमें, जीरो होती हैं। प्रेरकत्व के कारण लाइन की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी घट जाती है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, घट जाती है। प्रेरकत्व के कारण लाइन की सेफ्टी फैक्टर सुरक्षा गुणक बढ़ता है। सेफ्टी फैक्टर तो बढ़ जाता है क्योंकि लाइन परिपथ की उच्च प्रतिबाधा पर प्रदोषी धारा का मान निम्न होता है। देखो, प्रदोषी धारा इम्पीडेंस पर क्या होता है, सेंडिंग एंड करंट क्या होती है, का मान कम हो जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लाइन के साथ सीरीज में रिएक्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं। देखो, जो हमारे लॉसेस होते हैं उसको पूरे करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रिएक्टर्स, प्रतिघात लगाते हैं, प्रतिघात रिएक्टर्स लगाते हैं। देखो, अगला पॉइंट है, 11वां पॉइंट, प्रेरकत्व के कारण लाइन में विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा संग्रह हो जाती है, जिसका मान सूत्र कैलकुलेशन किया गया है। देखो, U बराबर 1/2 LI स्क्वायर जूल। ठीक है, देखो अगला नोट पॉइंट है, प्रेरकत्व के कारण लाइन वोल्टता नियमन
ऋणात्मक मान को प्राप्त नहीं होता है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन इन प्रेरक के कारण क्या होता है, वोल्टेज हमारी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वोल्टेज होती है। वोल्टेज रेगुलेशन होता है, देखो ये रहा ऊपर, ठीक है। प्राप्त, जबकि कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाता है। देखो कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है हमारी लाइफ का, लाइन का। देखो दूसरा पॉइंट है इसका, प्रेरक के कारण सेंडिंग एंड सिरे की अपेक्षा लाइन के रिसीविंग एंड सिरे पर अभिग्राह सिरे पर वोल्टता का मान सदैव निम्न होता है। देखो कैपेसिटी इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, सेंडिंग एंड की अपेक्षा रिसीविंग एंड पे क्या होती है, हमें वोल्टेज हमेशा कम मिलती है। जबकि कैपेसिटेंस के कारण प्रेरक सेंडिंग एंड की अपेक्षा लाइन के रिसीविंग एंड पर वोल्टेज का मान उच्च मिलता है। देखो कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, सेंडिंग एंड पे वोल्टेज कम होती है और रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज़्यादा होती है। पर इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, सेंडिंग एंड पे वोल्टेज ज़्यादा होती है, रिसीविंग एंड पे हमारी वोल्टेज कम होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं हमारी लाइफ के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सी, लाइन प्राचल धारिता का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ सी। देखो शॉर्ट संचरण लघु संचरण लाइनों में धारिता के प्रभाव को नगण्य किया जा सकता है। देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, लाइन के कैपेसिटेंस को क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल नगण्य किया जा सकता है, कर दिया जाता है। परंतु मीडियम लंबी लाइनों में इसके प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता। देखो मीडियम जो लाइन होती है, मीडियम डिस्टेंस वाली, ये क्या होती है, जो कम डिस्टेंस की लाइन होती है उनमें क्या होता है, कैपेसिटेंस को क्या करते हैं हम बिल्कुल नगण्य मानते हैं। और जो मीडियम डिस्टेंस की लाइन जो होती है उनको हम क्या करते हैं, उसमें नगण्य हम नहीं कर सकते कैपेसिटेंस को। और जो हाई डिस्टेंस की लाइन होती है उनमें हम बिल्कुल भी नगण्य नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर देखो, पहला पॉइंट है इसमें, धारिता के कारण लाइनों में ऋणात्मक प्रतिघात XC बराबर 1/2πfc की उत्पत्ति होती है, जो लाइनों की प्रतिबाधा Z को घटाता है। देखो इम्पीडेंस Z होता है तो Z को क्या कर रहा है, ये घटा रहा है। और XC बराबर 1/2πfc क्या होता है, इसकी उत्पत्ति होती है लाइन के कैपेसिटेंस के कारण, लाइन में कैपेसिटेंस के कारण इसमें नेगेटिव पॉइंट पे टर्मिनल पर, ठीक है। धारिता के कारण लाइन का पावर फैक्टर शक्ति गुणक बढ़ता है, ठीक है। cos फाइव बराबर R/Z, R बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये किसमें, सीरीज सर्किट में। तीसरा पॉइंट, धारिता के कारण शक्ति गुणक लीडिंग हो जाता है। देखो कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है कि इंडक्टर्स के केस में पश्चिगामी हो रहा था, लैगिंग पीछे, और इसमें कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, लीडिंग होता है, अग्रगामी आगे की तरफ। धारिता के कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप घटता है। देखो कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। धारिता प्रभाव के कारण सेंडिंग एंड की अपेक्षा ट्रांसमिशन लाइनों में अभिग्राही सिरों पर वोल्टेज अधिक प्राप्त होती है। देखो कैपेसिटेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में क्या होती है, सेंडिंग एंड की अपेक्षा, देखो जहाँ से हम बिजली भेजते हैं वहाँ पर वोल्टेज कम होती है, और जहाँ हम प्राप्त करते हैं, जहाँ हम लेते हैं दूसरे सिरे पर, वहाँ पर क्या होती है, हमारी वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त होती है। वो किसके कारण, कैपेसिटेंस के कारण, ठीक है। देखो छठा पॉइंट, धारिता प्रभाव के कारण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन घटता है, सेटिस्फैक्टरी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इससे सबल वोल्टता नियमन, रिच वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिच वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, सेफ्टी फैक्टर को। देखो फिर सातवां पॉइंट, धारिता प्रभाव के कारण वोल्टेज रेगुलेशन का मान नेगेटिव ऋणात्मक भी हो सकता है। देखो कैपेसिटेंस के कारण कैपेसिटेंस में धारिता इफेक्ट, कैपेसिटेंस इफेक्ट के कारण वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो धारिता के कारण लाइन में आवेशन धारा चार्जिंग करंट प्रभावित होती है, जो अग्रगामी धारा के होने के कारण, देखो लीडिंग करंट होने के कारण धारा के लैगिंग कंपोनेंट को निरस्त कर देती है। देखो क्या करती है, लैगिंग कंपोनेंट जो भी जितने भी होते हैं उनको क्या करती है, नष्ट कर देती है। वो कैपेसिटेंस जो
जो होता है उसे हम रखते हैं, फलस्वरूप परिणामी धारा का मान कम हो जाता है। इसका रिजल्टेंट करंट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो 9वां पॉइंट, तो धारिता के कारण लाइन की धारा वहन क्षमता अर्थात लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसकी क्या होती है, कैपेसिटेंस के कारण क्या होती है, लोड कैपेसिटी हमारी इसकी बढ़ जाती है लाइन करंट के कारण। देखो 10वां पॉइंट है, धारिता प्रभाव के कारण लाइन में वैद्युत आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाती हैं क्योंकि करंट का मान कम हो जाता है। कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, कम करंट का मान कम हो जाता है, तो इसमें आई स्क्वायर लॉसेस क्या होते हैं, हमारे कम हो जाते हैं। 11वां पॉइंट, धारिता के कारण लाइन की संचरण दक्षता में सुधार, इम्प्रूवमेंट। देखो वोल्टेज के कारण, कैपेसिटेंस के कारण लाइन की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है हमारा। अब 12वां पॉइंट है, धारिता के कारण लाइन में नो लोड की स्थिति में भी आवेशन धारा के कारण वैद्युत हानियाँ सतत होती हैं। देखो क्या होता है, कैपेसिटेंस के कारण लाइनों में नो लोड की स्थिति में क्या होता है, चार्जिंग करंट के कारण वैद्युत लॉसेस, इलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होती हैं, कांस्टेंट होती रहती हैं। और लास्ट है हमारा पॉइंट 13 पॉइंट, धारिता के कारण लाइन में वोल्टेज के रूप में ऊर्जा संग्रह होता है। इसका मान प्राय निम्न सूत्र द्वारा परिकल्पित किया जाता है, U बराबर 1/2 CV²। देखो इसको कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, U बराबर एनर्जी स्टोरेज बराबर 1/2 CV²। देखो C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा एग्जाम्पल था, तो इसको हम कभी आगे क्लास में कराएंगे। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का थैंक यू वेरी मच। ठीक है।